ठीक है, आज का हम 5th लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक बार ये देख लें हम लोग लास्ट टर्न में क्या क्या पढ़ा रहे थे। तो लास्ट टर्न पे आपके हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स कवर किए थे, है ना। और जिस टॉपिक पे थे हम थे वो हम आपको याद दिलाएं। आप जिस टॉपिक पे थे वो था आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ये है ना लेंथ, एरिया और इन सब के इफ़ेक्ट आप पढ़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो ये कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। कौन से वाले? एक तो वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच जो ट्वाइट्स इट्स ओरिजिनल लेंथ इसी टाइप से किए हुए थे ना। और मैंने कहा था अगर किसी की लेंथ ट्वाइस कर रहे हो, द लेंथ इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो फिर आपका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? एन स्क्वायर टाइम्स, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। सो ओरिजिनल वॉज 4 ओम, 4 टाइम्स इट इज़ इंक्रीज, सो द आंसर वॉज 16 ओम। तो इसलिए मैंने याद दिला दी कि हम लोग ये क्वेश्चंस लास्ट टर्न पर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमने लेंथ और एरिया वाले, नीट, एम्स और इन सब से रिलेटेड कर लिए थे, है ना। और मेरा अंदाज़ है ये भी 2009 जी मेंस का भी कर दिया था आपने। किसी वायर को आप 0.5% लॉन्गर स्ट्रेच करते हैं तो आपसे कहा गया था इफ़ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाई x% देन द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाई 2x% प्रोवाइडेड दैट कंडीशन इज देयर, आपका x लेस देन होना चाहिए 10%, यानी बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, 2-4% इसके आसपास हो तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो बढ़िया, 0.5 का डबल कहीं दिख रहा है, ये 1%। तो मेरा अंदाज़ ये सब लोगों को रिजल्ट याद होंगे। और आगे बढ़ोगे ध्यान देखना, तो जो हम आज की बात कर रहे थे इसमें से हमने कुछ पार्ट लिया हुआ था। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हमने 0 डिग्री सेल्सियस से रिलेशनशिप आपको बताई हुई थी, आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। देन इसके बाद आप देखेंगे हमने इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, और उन क्वेश्चंस को एक बार हम दोबारा रिपीट करने से पहले आ जाते हैं डिफरेंट मटेरियल्स पे आखिरकार टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बीच में अवॉइड किया था, मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूले बेस्ड करा देता हूँ। पहली बात तो आपसे ये बात करेंगे कि क्या आपको इतना समझ में आ जाता है कि अगर किसी भी टेम्परेचर पे आप रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे सो इट विल बी आर नॉट 1 प्लस एल्फा, और मैंने कहा सिंपल टी और डेल्टा टी, वॉट एवर यू आर राइटिंग। T is the T degree Celsius, R0 stands for the resistance at 0 degree C, and alpha which is called temperature coefficient of resistance। अब सवाल है अलग अलग मटेरियल्स पे इसका क्या असर आएगा जब आप इस पर जाओगे। जो ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं बेटा ऑफलाइन आ जाए, मैं तो कब से मैसेज डाला हुआ है, आज 10-12 दिन हो गए, उसमें मुझे क्या पूछ रहे हो आई वांट, कुछ मत वांटो, मैंने तो पहले से अवसर दिया हुआ है, रोज़ डालता हूँ। यू कैन अटेंड द ऑनलाइन और ऑफलाइन एज पर योर कन्वीनियंस, है ना। तो ये आपकी सुविधा का सवाल है, इसमें कोई विश और कोई वांट की आवश्यकता नहीं। ठीक, हम जिसमें बात कर रहे थे डिफरेंट मटेरियल्स पर, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए चलते हैं। ध्यान देखना अलग अलग मटेरियल्स पे क्या असर पड़ेगा, तो एक सिंपल हेडिंग डाल दो डिफरेंट मटेरियल्स, और बस इसी पे जाते हैं। एक एक लाइन की चीज़ रहेगी और एक कहाँ रहेगी ये भी बताऊँ। किसी का जार ऑब्जेक्टिव, किसी फिल इन द ब्लैंक या इस टाइप क्वेश्चन में बता दें पूछा जाता है। ठीक, बहुत छोटा छोटा आपको लिखना है, एक एक वर्ड 2-2 वर्ड में काम चलाते हुए जाएंगे, बाकी फिर मैंने कहा शीट और कॉपी आप बना ही रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। जब आप मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स के लिए आप देखेंगे, मेटल्स के लिए आप बता दीजिए जो आपका कोफिशिएंट है यानी कि अल्फ़ा, वो अल्फ़ा आप बता दीजिएगा पॉजिटिव एंड वेरी हाई। बता दें मेटल्स में अल्फ़ा पॉजिटिव एंड वेरी हाई, ये अपने को याद रखना है। अच्छा, अब इसका असर देखोगे, दिमाग लगाओगे तो इसका असर अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, ध्यान जा रहा है? आप ज़रा देखें यहाँ पर आपका क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट प्लस समथिंग है, और इस समथिंग में अल्फ़ा है। इसका मतलब अल्फ़ा जितना ग्रेटर होगा, जितनी लार्ज वैल्यू अल्फ़ा की होगी उतना ही बड़ा एडिशन होगा। तो इससे बिल्कुल समझ में आता है मेटल्स के लिए अल्फ़ा वेरी हाई है, मतलब मेटल्स का रेजिस्टेंस पॉजिटिव यानी बढ़ेगा, और सिर्फ बढ़ेगा नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए मेटल्स का रेजिस्टेंस आप याद रखेंगे। मेटल्स का रेजिस्टेंस कैसा होता है? मेटल्स का रेजिस्टेंस होता है इंक्रीजेज हाईली विद द टेम्परेचर। क्या है, समझ में आता है? नीचे आप लिख दीजिएगा रेजिस्टेंस इंक्रीजेज हाईली विद टेम्परेचर। नीचे आप बता देंगे रेजिस्टेंस इंक्रीजेज हाईली विद टेम्परेचर।
क्या ये क्लियर हो गया? अब सेकंड नंबर आ जाएगा एलॉयज़। एलॉयज़ के लिए आप बता दीजिएगा अल्फा पॉजिटिव बट नेग्लिजिबली स्मॉल। एलॉयज़ में आप बता देंगे अल्फा पॉजिटिव बट नेग्लिजिबली स्मॉल। अब सवाल है पॉजिटिव और नेग्लिजिबल स्मॉल से क्या होगा। पॉजिटिव है यानी बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन नेग्लिजिबली स्मॉल मतलब बढ़ने के बावजूद बहुत पिद्दी सा बढ़ेगा, छोटू सा, यानी ना के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब यही होता है। इसलिए अगर इसका एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो आपको समझ में आएगा एलॉयज़ का रेजिस्टेंस नियरली कांस्टेंट बना रहता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। और अगर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता तो इसीलिए एक ख़ास बात आती है, ये इसी चैप्टर में जब हम सेकंड पार्ट पे आपके जाएंगे तो आप इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, लाइकवाइज कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। और जब इनमें पढ़ेंगे तो इनमें आपसे बताया जाएगा जो स्टैंडर्ड रेजिस्टिव वायर होते हैं या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज होते हैं, दीज आर नॉट मेड अप ऑफ कॉपर, सिल्वर और समथिंग एल्स। ये हमेशा बनते हैं दो खास एलॉयज़ के, और एलॉयज़ के नाम है मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन। वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आपको लिखे मिल जाएंगे। वन एलॉय इज द मैंगनीज एंड अदर वन इज द कॉन्स्टेंटन, एंड इट इज़ अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। जो आप पोटेंशियोमीटर में जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, आपके यहाँ जो पेपर आता है उसमें ABCD या 1 2 3 4 5 करके छोटे छोटे 5 पार्ट होते हैं एक एक लाइन के। उनमें से एक पूछ लेता है वाई द कॉन्स्टेंटन वायर इज़ यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। तो कॉन्स्टेंटन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वायर रेजिस्टेंस की वजह से गर्म होगा, लेकिन गर्म होने के साथ उसका रेजिस्टेंस ना बढ़ जाए। आपने लिया 100 ओम, कोई वैसा सिंपल वायर रख लोगे, गर्म हुआ तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 110। तुम कैलकुलेशन कर रहे हो 100 से, सारी रीडिंग गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमें कैसा चाहिए जिसकी रीडिंग क्या हो, 100 ओम हो जाए, 100.5 हो जाए, ठीक है, इतने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ये एरर्स कहलाती हैं। इसलिए एलॉयज़ में आप बता देंगे अल्फा इज़ पॉजिटिव बट नेग्लिजिबली स्मॉल। क्या इतना लिख दिया? इतना लिख दिया है तो नीचे एक लाइन लिख दिएगा, नीचे आप बता देंगे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज आर मेड ऑफ मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन। नीचे आप बता दिएगा द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज आर मेड अप ऑफ मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज आर मेड अप ऑफ मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन। कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि आप बताएंगे रेजिस्टेंस रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, चाहो तो ऐसा लिख दो एज रेजिस्टेंस रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। बाकी सब यहाँ लिखा हुआ वैसे ही मिल जाएगा आपको अपनी शीट में, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझने की बस जो है वो आपको प्रयास जारी रहे। अब तीसरी सबसे मज़ेदार चीज़ आती है, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा एक, और इसमें आप बताएंगे सॉलिड नॉन मेटल्स। तीसरा बता दिएगा सॉलिड नॉन मेटल्स। खास क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें आप लिख देंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सॉलिड नॉन मेटल में आपने अल्फा कितना लिख दिया? अल्फा इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब मुझे बताओ एक आध सॉलिड नॉन मेटल मालूम है? कोई ऐसी नॉन मेटल जो सॉलिड हो? डायमंड और ग्रेफाइट। अरे भैया डायमंड ग्रेफाइट एक ही होते हैं, दोनों कार्बन होते हैं नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स बताओ, पीरियोडिक टेबल में 124 128 एलिमेंट हैं, और भी तो बताओ। अब ये मत कहते ना नॉन मेटल नहीं पता, नहीं तो हम हंसेंगे 12th में ऐसे ही हंसेंगे नहीं है नॉन मेटल कोई सी याद नहीं है? बताओ इतने बालकों में से किसी को नॉन मेटल नहीं याद आ रही? एक आध गैसियस नॉन मेटल याद है? ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट्स एक्सेप्ट आयोडीन और शायद एस्टेटीन। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन और एक्सेप्ट ब्रोमीन ऑल्सो। तो दो ही बचे, फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि ब्रोमीन
इकलौती ऐसी दुनिया की नॉन मेटल है, इकलौती नॉन मेटल कैसी है जो कैसी हो जाती है लिक्विड, ये तो सबको पता है ना। और इसके आगे आप देखना आयोडीन सारी की चीज़ें सॉलिड और सेमी सॉलिड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। ये पीरियोडिक टेबल लेवल पढ़ी होगी यार, लास्ट ईयर नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी थी? हाँ पढ़ी होनी चाहिए। तो फिर सॉलिड नॉन मेटल कौन सी है? मुझे लग रहा है सॉलिड होनी चाहिए सल्फर, मुझे लग रहा है होनी चाहिए फॉस्फोरस, नहीं होनी चाहिए। और इस सीरीज़ में जो नीचे आते हो इन ग्रुप्स में कार्बन के नीचे भी जो आते हो सिलिकॉन आता हो, जर्मेनियम आता हो, आर्सेनिक शायद, पता नहीं मेटल है नॉन मेटल में तो पता नहीं, लेकिन इतने तो कम से कम 2-4 तो गिना ही सकते हो यार। 12th वाले ऐसे मत बैठ जाया करो बोले सॉलिड नॉन मेटल, बोले पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, क्या बता देंगे आप? अल्फ़ा ज़ीरो, और अल्फ़ा ज़ीरो होने का मतलब समझ में आ रहा है? अल्फ़ा ज़ीरो होने का मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। इसलिए लिख दें क्या आप लिख दिया था सॉलिड नॉन मेटल्स में अल्फ़ा ज़ीरो लिख दिया था, और लिख दीजिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इतने से समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब समझ में आ गया, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब एक अगली बात करेंगे, 3 खास चीज़ों की चर्चा एक साथ कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स, सेमीकंडक्टर्स और आयनाइज्ड गैसेस, इन तीनों के लिए आप बता दूँ अल्फ़ा नेगेटिव होता है। तो एक साथ लिख दें सेमीकंडक्टर्स, आयनाइज्ड गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और आयोनाइज्ड गैसेस, तीनों के आगे एक साथ लिख दीजिएगा अल्फ़ा नेगेटिव। चूँकि अल्फ़ा पॉजिटिव का मीनिंग आप समझ चुके थे, तो अल्फ़ा नेगेटिव का मीनिंग अब समझ में आ रहा होगा। अल्फ़ा नेगेटिव का मीनिंग है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी भी चर्चा भी करेंगे हम, ठीक है ना। अब एक सिंपल सी बात आती है, इन तीनों का जो आपका अल्फ़ा नेगेटिव क्यों होता है, बहुत सिंपली मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट तो याद है किसे कहते थे हम? विच डिसोशिएट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, वही आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते थे। इनका रेजिस्टेंस आप देखेंगे टेम्परेचर के साथ कम होता है। इसका मैं आपको एक देसी एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया। आप में से किसी ने टॉर्च इस्तेमाल की है कभी घर में? इस्तेमाल की है, बढ़िया। तो कभी ऐसा ध्यान दिया टॉर्च के जब सेल वीक होने लगते हैं, टॉर्च थोड़ा धीमी जलने लगती है, फिर हम उसका क्या इलाज करते हैं? हाँ, बिकॉज वी आर प्राउडली इंडियंस, तो इसलिए हम आखिरी बूंद तक निचोड़ते हैं और क्या कर लेते हैं, धूप में रख देते हैं। तो धूप में भैया सेल कौन सा विटामिन डी बना रहा होता है, ये बताओ। समझ आया क्या है? सर सेल की पोजीशन चेंज करके उसको दोबारा डाल देते हैं। नहीं, सेल की पोजीशन चेंज करके नहीं होता, सेल की पोजीशन चेंज नहीं करते, सेल को धूप में रख देते हैं। इसलिए हमने कहा यहाँ जो जवाब दे रहे थे बच्चे सही दे रहे हैं। सेल को धूप में रख देता आदमी, धूप में रख दोगे तो वापस आपकी टॉर्च जो है उतनी तेज़ जलने लगती है। और उसका रीज़न है, उसका रीज़न वही सिंपल सा है जो मैं कह रहा था, धूप में विटामिन डी नहीं बनता। धूप में क्या होता है, टेम्परेचर। और आपने अगर लास्ट ईयर हम कहते हैं कैटलिस्ट और केमिकल रिएक्शंस वाला कोई चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपको बताया जाएगा कैटलिस्ट के तौर पे आपकी अल्ट्रावायलेट रेज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं। हीट, अल्ट्रावायलेट रेज़, ये सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ करते हैं, रेट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ाते हैं। तो अभी चलो हम टेम्परेचर की चर्चा कर रहे थे। धूप में तो डबल एडवांटेज होते हैं। वो क्या करता है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर से आयनाइजेशन बढ़ा देगा, ज़्यादा आयन्स मिलेंगे। ज़्यादा आयन्स मिलने का मतलब वही है जो हम नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन में फ्री, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, आयन्स होने चाहिए। जैसी आयन्स की डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी, तो समझ में आ जाएगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और बेहतर करंट थोड़ी देर और बहने लगेगी। इसलिए ये समझ में आ गया होगा। आयनाइज्ड गैसेस में आपको अपने आप ये कारण एज इट इज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम कह ही रहे हैं आयनाइज्ड गैसेस, आयनाइजेशन से काम चल रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा आयनाइजेशन विल बी ग्रेटर, मोर नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस विल बिकम अवेलेबल फॉर यू। अब इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, बोलो बालको, कहीं किसी को कोई समस्या ऑन और ऑफ में? हाँ ना, बताएं फटाक से। नो सर। ठीक।
चले दूसरा ऑन और ऑफ से मुझे याद आया, इम्पॉर्टेंटली मैं फिर बता दूं, दो आई एम सर्विंग दिस मैसेज फ्रॉम आई थिंक 16th और 17th, तो आज डेट कितनी है अपने पास 24-25 है, मतलब 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन में 3-4 बार मैसेज आपको डाला है बेटा सभी लोगों को। नंबर 1, एक तो आपकी अगले मंडे जो अब ना कमिंग मंडे, मैं एक्चुअली टाल रहा हूँ एक दिन, पर अब मंडे तक स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे से आपकी क्लासेज जो अभिलाषा क्लासेज ऐप पे होगी, दैट्स वाई हमें डुअल मोड नहीं जाना पड़ेगा कि एक क्लास के लिए अलग और एक हमने कहा एक जो है रिकॉर्डिंग के लिए अलग, वो सारी व्यवस्था एक में ही कंप्लीट कर देंगे। नंबर 1। दूसरी चीज़ आपका जो है ऐप पे आपके जो है टेस्ट भी रहेगा, जैसे संडे को आपका फिर टेस्ट है, और संडे को आपका इसी टॉपिक का रेजिस्टेंस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का टेस्ट है। तो एक तो आपसे बराबर कहा जा रहा है सभी लोगों से कि ऐप अपना डाउनलोड कर लें। बैच कोड दिया हुआ है, उसका भी मैसेज आप देखेंगे डला हुआ है, योगेश सर ने डाल रखा है, उसको आप भर के ज्वाइन रिक्वेस्ट में सेंड कर दें। फिर भी नहीं हो रहा है, हर मैसेज के एंड में बड़ा बड़ा लिखता हूँ कॉन्टैक्ट योगेश सर नहीं लिखता। मुझे तक याद हो गया लास्ट में उनका नंबर 776 करके, ऐसा ही बता रहा हूँ, इसलिए फ़ोन करके उनसे बोल दें सर हमारा नहीं हो रहा है ऐड या जो भी है। तो आदमी चूँकि एडमिन होता है तो अपनी तरफ से भी ऐड कर देता है, उसे दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। ये सारे कार्य मैंने निपटा लें। लास्ट लेक्चर नहीं आया, लास्ट लेक्चर छोड़ो, अब तुम पहले तुम आ जाओ, फिर लेक्चर तो अब सब आते रहेंगे। अब सारे लेक्चर ऐप में धीरे धीरे आजकल में कंसंट्रेट हो जाएंगे। मंडे से होने क्लास बेटा फाइनल हो जाएगी, उसके बाद क्या है यहीं अटेंडेंस होगी, इसलिए मुझे ध्यान से सुने। और दूसरा मैंने कहा था जो भी लोग ऑनलाइन ले रहे हैं वो बढ़िया है, जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो भी यहाँ बड़े आराम से आ सकते हैं, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आज हम ऑफलाइन आए थे बट लेट हो गए थे। ऑफलाइन में तुम लेट कहाँ से हो गए? अबे ऑफलाइन में आदमी लेट कैसे हो जाएगा? जब ऑनलाइन तू राइट टाइम ले रहा है फिर ऑफलाइन में कैसे लेट हो जाएगा? डोर वॉज क्लोज, नहीं डोर कभी नहीं बंद होता। क्यों तुम तीनों दरवाजा कहाँ बंद मिला होगा? लेट नहीं आए होगे, तुम जल्दी आ गए होगे, ये कहो, उल्टा कह रहे हो। सही कह रहा हूँ ना, जल्दी आ जाएगा, उसको दरवाजे बंद मिलते, लेट आने वाले को कभी नहीं मिलते। ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा आप जल्दी नहीं, ज़्यादा जल्दी आ गए होंगे, 3:30 बजे ही। अब हम नेक्स्ट जा रहे थे। नेक्स्ट एक आप देखेंगे, इस बार हम जाएंगे इसी जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट था, इसके लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जब जाते हो तो मैं एक छोटी चीज़ आपको पहले समझाता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक प्रिंसिपल आपको बता दूँ। कई जगह आपको लगता हुआ जाएगा, ये काम में आता हुआ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ये ध्यान से देखोगे तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि राइट फ्रॉम योर 10th आपने क्या, आपको ऐसा याद है आपने इक्वेशंस के बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे इक्वेशन सॉल्व की थी, और ग्राफ के बेसिस पे जब इक्वेशन सॉल्व की थी तो आपको याद आया होगा हम कुछ इस टाइप से करते थे। मान चलें कोई एक इक्वेशन आती थी कुछ भी 3x + 4y और इज इक्वल्स टू 7 लेट इट बी। फिर आप क्या कर रहे होते थे, आप निकालते थे y इज इक्वल्स टू 7 - 3x अपॉन 4, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है वो मत कहना कोई प्लस माइनस एरर हो, उस पर हम ध्यान भी नहीं दे रहे। इसके बाद आप क्या कर रहे होते थे, इसके बाद आपने ध्यान दिया एक आप इस टाइप की टेबल बना रहे होते थे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी 1 2 3 ले लेते थे। अकॉर्डिंग टू दैट आपको वाई की वैल्यू नज़र आती थी, और जो भी वैल्यू नज़र आती थी उनको आप यहाँ प्लॉट कर देते थे। जनरली आपसे कहा जाता था कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स लीजिएगा, एंड फॉर दैट 2 और 3 पॉइंट्स यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ इस चीज़ के अलावा थोड़ा सा और डिटेल में बोलते हैं तो 10th NCERT चैप्टर नंबर 2 ये आपको बताता है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन जैसे उस समय बताया जाता है ax + by इज इक्वल्स टू c, ABC आर कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स, तो ये आपसे कहा जाता है दिस इक्वेशन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और उसके आगे एक चीज़ और बताता है, अगर आपके पास एक दूसरी इक्वेशन है ax² + bx + c, तो फिर ये जो आपका पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और इसका ग्राफ आप देखेंगे ये जाके बनता है पैराबोला। और मैंने कहा कहीं मत तलाशें,
कहीं किसी मैथ्स की बड़ी बुक की और कोई स्टैंडर्ड हमने कहा उसकी जरूरत नहीं है। 10th की एनसीईआरटी सिंपली अपने छोटे भाई बहन की चेक करोगे, सेकंड या थर्ड चैप्टर, पहले ही दूसरा चैप्टर मैंने कहा यही है, बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियली सेकंड थर्ड में। ये भी डिस्कस करेगा कि इनमें से इसके माइनस होने से, इसके माइनस होने से, इसके प्लस होने से पैराबोला की शक्ल तो समझ आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उल्टा होना, सीधा होना, हो किस टाइप से हो सकता है। हमारा कहने का मीनिंग क्या है, अब हम इसकी समरी डिस्कस कर देते हैं। अगर आप पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, चाहे आपको यहाँ से याद आ जाए जो ग्राफिकल सॉल्यूशन किए थे, चाहे आ जाए ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी वो हमेशा काय का फॉर्म देंगी, पैराबोला का। और एक याद रखना, जब भी कभी 1/x की इक्वेशन होगी तो 1/x की इक्वेशन भी कर्व्ड होती है। और ये इक्वेशन कैसी होती है, ये इक्वेशन ध्यान देखना ऐसी होती है जो लास्ट में जाके आपकी पैरेलल हो जाती है। कहाँ लगते हैं ग्राफ, ये दोनों तीनों ग्राफ 2-3 बार मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जहाँ आपसे ग्राफ ड्रॉ भी कराएगा और कई बार गिवन ग्राफ से आपके कॉन्क्लूजन्स पूछेगा। गिवन ग्राफ से कॉन्क्लूजन में आपको याद होगा, आप तो कईयों को याद होंगे, मैं जनरली कहता हूँ स्लोप और एरिया निकाल के चेक कीजिएगा, उनसे रिलेटेड होता है। हाँ, ड्रॉ करने के लिए ये आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अब वो आपसे कहेगा f और आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ बनाओ, तो f और आर स्क्वायर देखें 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है, तो ये ग्राफ कैसा आएगा 1/x का। तो ये बिल्कुल आपको याद ही रखना है और इसके अलावा मैंने कोई इलाज इसका नहीं है। इस चीज़ को मैंने जो आपको एक बार दोबारा याद दिलाया, अब इसमें हम जाते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड करते हैं। इन केस ऑफ 11th इसी चीज़ को थोड़ा और प्रमोट करती है मैथमेटिक्स, अब उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वे बताती है जब भी आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहे होंगे तो आपके पास एक इस टाइप की इक्वेशन होगी, और चिंता मत करना है, यही वाली 10th वाली है, 7/4 माइनस सम एक्स मतलब जो भी हो 3/4 या जो, यही इक्वेशन है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर ये स्ट्रेट लाइन देगी। जब स्ट्रेट लाइन बनाने जाओगे तो 2 समस्याएं आएंगी। पहली समस्या तो ये आती है कि स्ट्रेट लाइन बनाएं कहाँ से शुरू कर दूँ, तो कहाँ से शुरू करूँ का आंसर ये देता है। ये जो आपका सी है ये आपके लिए कहलाता है इंटरसेप्ट ऑन वाई। अब इस इंटरसेप्ट के साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये हो सकता है पॉजिटिव या फिर हो सकता है नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द गिवन कंडीशन। मान चलें थोड़ी देर के लिए ये +3 है, अगर +3 है मतलब कन्फर्म है 1 2 3 हमारी इक्वेशन यहाँ से शुरू होगी। और अगर बाय द वे -3 होता तो भी कोई समस्या नहीं, 1 2 और 3 मैं मान लेता हूँ ये लाइन कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। तो पहली बात तो कहाँ से शुरू करें लाइन, इसका जवाब कौन दे देगा, that answer will be given by the C, that means the number or the intercept on the y axis। क्या ये क्लियर हो जाता है, हाँ है ना। अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको समझदार है, पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे मालूम ही है। बस अब दूसरी समस्या क्या क्या बची, बोले ये तो कंफर्म हो गया, लाइन यहाँ से शुरू करेंगे। अभी इस लाइन को ऐसा रखें, ऐसा रखें, ऐसा रखें, ऐसा रखें, किधर रखें। एक्चुअली ध्यान देखें, यू आर डिसाइडिंग द डायरेक्शन और द एंगल। अब आपको डिसाइड करना है एंगल 0 डिग्री पे हो, 30 डिग्री पे हो, 45 डिग्री पे हो, कहाँ हो। सो फॉर दैट पर्पज दिस इज गिवन बाय द टर्म m। दिस m डिसाइड, दिस m इज कॉल्ड स्लोप। और अब शायद याद आ गया, और लास्ट ईयर डिफरेंशियल में भी पढ़ रहे थे, स्लोप यानी कि tan थीटा। अगर मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल हेयर द m इज √3 इसलिए लिया है, जनरली सबको वैल्यू याद होगी √3 की, है ना, इसलिए लिया है। √3 आ रहा है तो दिख रहा होगा tan थीटा √3 है, मतलब थीटा 60 हो गया, मतलब ये कंफर्म हो गया। ये लाइन कहाँ जाएगी, ये लाइन यहाँ जाएगी। इस ढंग से आप देखना, हमें ये भी पता चल जाता है स्ट्रेट लाइन शुरू कहाँ से होगी और फिर जाएगी कहाँ। इसलिए ये क्वेश्चन आप देखना हमेशा स्ट्रेट लाइन को दे दिया करेगी। अब आप पूछेंगे ये जो चीज़ मैंने बताई है, मैंने कहा बेटा ये कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जो पिछले सालों में हमने पढ़े हैं, तो ये लिखने में कहीं नहीं आते। तुम कहोगे इनको लिखाओ तो फिर तो एक नया रामचरितमानस तैयार हो जाएगा नए सिरे से, नहीं इतना मोटा, फिर वो पूजा की अलमारी में रखने में काम में आएगा, है। इसलिए मैंने कहा इनको तो यहीं कहीं सीख लीजिएगा। अब सवाल आता है मैं क्यों डिस्कस कर रहा था,
मैं इसलिए डिस्कस कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम है आर टी इज इक्वल्स टू है आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। क्या आपको ध्यान है, जब भी आप फंक्शंस की चर्चा करते हैं तो आप जब भी ग्राफ बनाते हैं तो आपके ग्राफ बनते हैं y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x के लिए। y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x का मतलब ये द वैल्यूज़ ऑफ y आर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x। अब यहाँ पर y और x की जगह में हमें क्या लेना है, ये ध्यान से देखें। आपको मालूम है रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये मैं अलग से दिखा देता हूँ। अपना रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, इस टेम्परेचर पे, यानी जब हम ग्राफ बनाने की बारी में आएंगे तो y और x की जगह में यही लेना है कि हमारा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। यानी जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो एक्सेस आएंगी वही आएंगी। ये रेजिस्टेंस और ये आपका डिपेंड कर रहा है वाई एक्स पर। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या बनाऊं, सर्कल बना दूं, गोला बना दूं, गगोला बना दूं, आए देखते हैं। ये रिलेशन भी हमें मालूम है ना, इक्वेशन वी नो दिस इक्वेशन आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। आओ थोड़ा सा और इसको ओपन अप कर लेते हैं तो ये क्या देगा, दैट विल गिव यू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी। नाउ कम पहली बात तो देखें कि ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है। देखो वाल लीनियर दिख रही है ना, लीनियर का मतलब ये होता है सिंगल पावर, क्वाड्रेटिक मतलब डबल पावर। अगर लीनियर नज़र आ रही है तो ये तो कंफर्म हो गया मन ही मन में कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए एक काम करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। और कहाँ जाएंगे आप जाएंगे ऑन कंपेयरिंग। चलें कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल्स टू आप बताएंगे c प्लस एम एक्स, जहाँ आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है x की जगह t है और y की जगह RT है। अब आप ध्यान से देखो कि आपको कुछ और नज़र आ रहा है। अपने को ये नज़र आता है जो इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। उस स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज़ कहाँ से शुरू होगी, तो कहाँ से शुरू होगी का जवाब देंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट c इज इक्वल्स टू नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, देखो तो ये तय हो गया। ये इक्वेशन कहाँ से, अच्छा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो दिख रहा है पॉजिटिव है, यानी अपने को इधर जाना है तो हम अपनी लाइन शुरू करेंगे यहाँ से। और ये गैप कितना होगा, ये आर नॉट होगा। फिर सवाल बना इक्वेशन इधर उधर किधर जाएगी, तो जरा ध्यान देखो, क्या तुम्हें m दिख जाता है, और अगर m दिख जाता है तो फिर आपका स्लोप टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा आर नॉट एल्फ़ा। तो ध्यान देखें ये हमारी गई इक्वेशन, और जो भी आर नॉट एल्फ़ा की वैल्यू होगी, ये थीटा कितना आएगा इसके लिए हम बगल में बता देंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू है। तो मुझे बताएं क्या आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ जाता है, हाँ या ना। तो एक छोटा सा काम कर दें जो मैंने समझाया है, उसके लिए आप एक काम कर दो, 2 लाइनें लिख दो फुर्ती से, ताकि मुझे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़े। लिखा वही है जो मैं उधर लिख रहा था, वही लिखा है, नहीं कोई सोचे ये क्या लिखा है, वही था आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ब्रैकेट ओपन कर देना, कंपेयरिंग विद वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। दोनों चीज़ें आप दिखा दें, ठीक है। मीटिंग एंड होगी तो उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कोई बात नहीं, ओके इसको सही कर दो ना, ऐसा कर दो, सही है आप, ठीक है। इंटरसेप्ट दिखा दें c इज इक्वल्स टू आर नॉट, और एक स्लोप दिखा दीजिएगा आर नॉट एल्फा, ठीक है ना। और जैसे ही इतना दिखा दोगे, यहीं तक दिखाना, ये आप कल नोट कर चुके हैं ना, वो आर नहीं तो न्यूमेरिकल कल कर ही रहे थे, इसके दिखा दिया। तो बस एक ग्राफ बना दो। कौन सा ग्राफ, यही बढ़िया है, मज़े से बढ़िया काम कर रहा है। सभी को देखने में आ रहा है,
या ओरिजिन दिखा देना ओ, बस आर टी टी आर नॉट और टेन थीटा आपको दिख ही रही है, ज़्यादा हो तो इस पर ऐसा लिख देना स्लोप, बस इससे ज़्यादा और क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं। देख लो फटाक से बन गया ग्राफ, ऐसे ऐसा कोई टफ होना यार, तो दिमाग इतना लगाना पड़े, बन गया सभी का, बढ़िया, यस सर। ठीक है, ओके। अब आ जाएं जो हम ये कर देते हैं, इसके बाद चलो ये तो ग्राफ तो आपकी शीट का बना हुआ है, ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कल कर लिया था, तो ये वाला तो कंप्लीट ही किया था मुझे ऐसा याद है ना, और ये वाले एक आध किए थे कि नहीं किए थे, कि तुम्हें दिए थे? तुम्हें एक आध दो दिए थे क्या मैंने क्वेश्चंस? एक ही दिया था बस, चलो कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन जरा चेक करें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ये हमने किया था क्या? ये सारे क्वेश्चन वही हैं, आप कोई सा ट्राई कर लें। ये क्वेश्चन कहता है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज़ 100 ओम। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। T1 दिया है, जिसमें एग्जांपल के लिए फिर एक आध कर दे दो, सारे क्वेश्चन एक ही हैं। रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग ओम, R1 मान लें, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया है 100 ओम। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट। अब एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, यानी सेकंड वन, जबकि कह रहा है R2 इज रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, जबकि आपका रेजिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है 117 ओम। क्या ये साफ साफ नज़र आ रहे हैं डाटा? T1 R1 यहाँ दिए हैं, और इस बाद आप देखेंगे व्हाट इज़ द टेम्परेचर अगली बार का जानना चाह रहा है, जबकि रेजिस्टेंस दिया है। और एक सबसे अच्छी बात, नीचे आप देखें आपका, अरे ये बेचारा नाइक्रोम का वो भी दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपल, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन में आपसे कहा था R1, और मैंने कहा था बड़े में से छोटा टेम्परेचर सेपरेट कर देना, नेगेटिव मत निकालना, ठीक है ना। करोगे जैसे यहीं पर हम चले आए, रफली लिख देते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁴ कितना था, -4 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। वैसे ही कर सकते हो, आपको जरूर थोड़े लिख के ही करेंगे 107, फिर थोड़ी देर बाद कहोगे सर ऐसे करेंगे, हैं ऐसे कैसे काम चलेगा यार, ये थोड़ा करते हैं। सीधा कितना आना चाहिए, 17 अपॉन में होगा आपका R1 हमारा कितना था, R1 बहुत मज़ेदार है, ये 100 है, और इंटू T2 माइनस T1, यानी कि कुछ भी मान लो, T2 मान लेता हूँ, T2 माइनस, देखो ध्यान से, मुझे लग रहा है लगभग हो गया, नहीं हो गया, 10 जाइए कैंसिल हो जाएंगे, एक 10 उधर चला जाएगा, इतना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। सबसे सिंपल डेट्स है, तुम कहो तो फिर पूरा निकालें, कर दो एक क्वेश्चन। कौन सा है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, हल्का सा नोट कर दें, अगर नहीं किया हो लास्ट टर्न पे कोई दिक्कत नहीं है, और कर दिया हो तो और अच्छी बात है, मैंने रिपीट कर दिया जस्ट। तो देखो बाल को, क्या आपने लास्ट टर्न पे क्वेश्चन किया हुआ था? तो बस बढ़िया। और दूसरा ये कहूँगा, जितने क्वेश्चन भैया देता जा रहा हूँ इनको करते हुए जाना, ऐसा नहीं कि तुम्हें हवा में उड़ा दिए, हाँ सर करेंगे वो करेंगे में कभी नहीं होते। तो हो गए, तो हम तो पर डे 6 से 8 क्वेश्चन लेंगे, तो 3-4 टर्न में निकाल दिए, फिर 25 क्वेश्चन हमने अपने जीवन काल में नहीं किए, तुम क्या करोगे? हाँ, सीधी सी बात। तो चले, कोई नोट तो नहीं कर रहा? नो सर। ठीक है, चलो ये भी आप देखना, बहुत सस्ता सुंदर क्वेश्चन है, एकदम छोटू क्वेश्चन है, डायरेक्ट, केवल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ले ले तो ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखो। मैंने कहा इसलिए जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे HCM हो, चाहे भी अपन वो मेन सेंस पे भी घुसेंगे 2 मिनट बाद, वो एक आध क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.75 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है,
ध्यान से देखें, केवल और केवल सुन ही लीजिएगा अगर ध्यान से, तो भी आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे। R1 और T1 आर गिवन टू यू, देन कह रहा है एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आप ज़रा देखें आपको R2 और T2 भी गिवन है, और कितनी सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है आपसे, कह रहा है डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो सबसे आसान होता है क्या होता है, चलें एक बार और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। R1 T2 माइनस T1, ये तो सीधा सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अल्फा R2 माइनस R1, चलो ओरली सब्ट्रैक्ट कर लें ओरल, कितना होगा R2 माइनस R1, R2 था 2.7, R1 है 2.1। और मैंने फिर कहा था क्वेश्चन बेटा इससे नहीं होते कि तुमने उतारे कितनी शिद्दत से, वो इससे होते हैं कि तुमने अपना दिमाग उन पर लगा पाया है नहीं, और फिर घर जाकर उनको एक बार रिपीट किया कि नहीं, बस ख़त्म हो गए क्वेश्चन, हो गए। समझने वाले यहीं से लिख जाते हैं। 2.7 माइनस 2.1 कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.6 अपॉन R1 बोलें तो ये हो गया 2.1, और T2 माइनस T1 ये 27.5 है, 100 है, तो 100 में से 27 जरा सेपरेट करना, कितने बचेंगे, 72.5 है। तो चलो ये मैंने लिख दिया आपका 72.5, ख़त्म। आपको नहीं लगता ये कोई भी आदमी एक आध मिनट की मेहनत करके निकाल सकता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक, जो खास बात है आपके लिए मुझे बताने लायक वो बता देता हूँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर हम एक आधा नंबर कई बार इसके चलते खो देते हैं, वैल्यू निकाल लाते हैं पर हमें ये नहीं निकलता। चलें, किसी ने नहीं किया हो तो इस क्वेश्चन को इतना नोट कर सकते हैं मज़े से, बाकी एक्चुअली मैं तो तुमसे खुद क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, ये हमने NCERT एक्सरसाइज कर दी थी। आ जाए आप यहाँ से क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक, थोड़ा छोटा करता हूँ, शायद कैमरे का जूम ज़्यादा है। ये ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बिकॉज, बताओ फुर्ती से, एम्स 2016। सी ऑप्शन, डिक्रीज रिलैक्सेशन टाइम, बढ़िया। तो आज था A या C? सी, याद आता है, यही लाइन हम बार बार लेते गए और शायद आज भी बात कर रहे थे, ध्यान नहीं किया, क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी टक्करें होंगी, द इंग्लिश फॉर्म द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, हिंदी अनुवाद टक्करें जल्दी जल्दी होंगी, एक्चुअली हिंदी अनुवाद नहीं है, देसी अनुवाद है ना। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आपका यह आएगा कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। आप सही हैं। ठीक, एक बार इनको रिज्वाइन करा दिया। Recording stopped. बढ़िया, सारों ने ज्वाइन कर दिया। तुम ज्वाइन कर रहे थे तो इसलिए हमने पढ़ाना बंद कर दिया था। हमने कहा तब तक हम बोर्ड पे उसका एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन कर लें मज़े से। अब इधर देखें, एक सेकंड में मैंने कहा आपका सी ऑप्शन जो लोग भी बता रहे थे बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन मैंने कहा वही था, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, और यही है टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, जिससे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। बढ़िया। तो मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा प्रॉपरली 12th पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कहा आप कॉम्पिटिशन्स के अपने आप देने लायक हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। और एक बड़ी मैदान में आता है ना, ईमानदारी बात करूँ, फिजिक्स में जो कुछ रह जाते हैं ना, तुम छोड़ भी दोगे तो कुछ नहीं होना, क्योंकि फिजिक्स के तुम्हें 25 में से 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं। फिर मैं बता दूँ तुम्हें करने हैं 12-15। तो पहले अपना लेवल वहाँ तक ले जाओ कि हम 12-14 कर रहे हो, फिर लेवल 2 पे जाएंगे, ठीक है ना। आए ज़रा देखें कि आपको ये क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को करो, ज़रा फुर्ती से निकालो इस क्वेश्चन को। आपको ये 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तो देखें सबको क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है।
करें फुर्ती से, 1.5 मिनट सफिशेंट है। आंसर देखें कौन सा होगा। ठीक, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं। थ्री 300 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर आता है, बढ़िया। अभी हाल चेक करते हैं, एक सेकंड बाद चेक करता हूँ। 300। चलो और बताओ, और किसी का आ रहा हो कहीं? यस सर 300। 300, चलो बढ़िया। हर्षवर्धन सिंह, और बताएं। थर्ड ऑप्शन सौम्या, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी यही है ना। ठीक, चलें, किसी और कुछ तो नहीं आ रहा कि आ ही नहीं रहा? कुछ तो बेचारों को मुझे लग रहा आ ही नहीं रहा है। चलें आए इधर देखें फुर्ती से, 1 मिनट इधर इधर देखिएगा, फिर मैं एक खास चीज़ बताऊंगा। पहली बात तो बताऊं, चूँकि हम AIEEE स्टैंडर्ड में सॉल्व कर रहे हैं, तो भैया अब इसको AIEEE स्टैंडर्ड पे ही करेंगे, क्योंकि NCERT एक्सरसाइज ऐसी और हमने लगा दी पूरी लिख लिख के। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आने के लिए एक चीज़ बहुत आवश्यक है, फिर रिपीट कर दूँगा। जो भी आपसे क्लास में क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं, जो आप पास PDF शीट मौजूद है उसी में से है, कहीं अलग से नहीं है। उनको एक बार मैंने कहा अपने मन से दोबारा लगा दें, ताकि आपको हम कहते हैं उन पर कमांड बनी रहे। अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट जैसे ही पढ़ूंगा, मुझे देखेगा एक रेजिस्टेंस, एक टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रहा है, और जानना चाहता है रेजिस्टेंस 200 ओम किस टेम्परेचर पे होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम पीछे NCERT में कर चुके हैं विद द चेंज इन डाटा। इसमें कहा था कोई बहुत तोप क्वेश्चन नहीं आने उसी रेंज में सवाल आता है, आप उसको अब जल्दी कर पाते हैं या नहीं, और जल्दी कैसे करेंगे ये भी अब मैं बताता हूँ। जल्दी ऐसे करेंगे कि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में होते हैं, आप लिखना स्टार्ट करेंगे एज अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस, यहाँ नहीं लिखना, ये मन में है। तो हम सीधा चलेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू, कहीं है अल्फा है, इसलिए मैंने कहा जब आप इन एग्जामिनेशन की बात करें तो बिल्कुल फॉर्मूला मन में ले लीजिएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। अच्छा, R2 और R1 नज़र आ रहे हैं कहीं? मेरा ध्यान देखना, ये 200 ओम है, ये आपका 100 ओम है, तो मुझे नहीं लगता कि 200 माइनस 100 लिखना चाहिए, और मैं तो फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, तभी 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। R2 माइनस R1 हमारा कितना हो गया 100 अपॉन R1, R1 भी हो गया 100, आगे जाके इसका फ़ायदा मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। और अपॉन में क्या है आपका T2 माइनस T1, T1 100 है, T2 हमसे निकालने को कहा गया है, तो ये हो गया T2 माइनस 100, दैट्स ऑल। ध्यान से देखो, क्वेश्चन लगभग हो गया। और कुछ बच रहा है आपका? ऐसे निकाला हुआ है, और आगे सॉल्व करोगे क्या कर लोगे? मैंने कहा आप कर लेंगे T2 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.005, यही कर रहे होगे ना। और 0.005 को क्या करोगे? 1 2 3, 1 2 3, ये बहुत बचपन वाली प्रोसेस है, कब की होगी शायद, कौन सी क्लास की, 6वीं की 5वीं की। 5 से कैंसिल कर दोगे 200, 100 ला के जोड़ दोगे, और फिर मैंने कहा बोर्ड होता तो पूरा लिखते T2 माइनस 100 बराबर 200, T2 बराबर 200 प्लस 100 बराबर 300। यहाँ तो आपको इंस्टेंट दिख जाए कि 200 प्लस 100 इज इक्वल्स टू। अब ये भी कोशिश करें कि वही चीज़ें कि आप थोड़ा सा तेज़ गति से निकाल पाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरू के 6-7 क्वेश्चन थे वो थे आपकी एक्यूरेसी के लिए, आप फॉर्मूला प्रॉपर निकालना सीख जाएं, ये स्पीड के लिए हैं। चलें मज़े करने के लिए एक और क्वेश्चन कराते हैं। 2007 द क्वेश्चन वाज रिपीटेड, करो फुर्ती से निकालो, 60 सेकंड्स।
60 सेकंड। ट्राई। हालांकि 60 में निकलेगा नहीं तुमसे, मुझे ही पता है। कि तुम्हें जो एक छोटी सी गड़बड़ करोगे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव अप्रोच की, बाकी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम 2 मिनट में भी निकाल लो इस टाइप क्वेश्चन, 2-2.5 मिनट में, तो भी कुछ खास नहीं बिगड़ना, क्योंकि अपने पास इन एग्जामिनेशन में टाइम सफिशेंट होता है। बढ़िया, एक आंसर किसी का आया है और ये 4 ओम। चलो अमन सिंह का है 4 ओम, बढ़िया। और किसी का आए तो देखना। यही है, चले और किसी का आए तो देखें। हम्म, 4 ओम ही है। नहीं निकला। चलो मैं तो बताता हूँ, बहुत सिंपल ही चीज़ करनी थी इसमें, कुछ खास नहीं। पहले तो बताऊँ बोर्ड में तुम इसको कैसे निकालते और हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, पैटर्न तो प्रोसेस वही रहेगी। क्या आपका ध्यान जा रहा है, R1 और T1 दिए हैं और R2 और T2 दिए हैं। रेजिस्टेंस जानना चाह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। दिक्कत यह है जो जानना चाह रहा है वो तभी निकलेगा जब आप R0 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और R0 वाला फॉर्मूला ये है। सही है, ये अपना R0 वाला फॉर्मूला रहा। अब जैसे आप जाएंगे, आप ध्यान देखें, हमारे पास 2 टेम्परेचर दिए हैं, उन दोनों के रेजिस्टेंस दिए हैं, चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लें चाहे आप उसको इस्तेमाल कर लें। मान चलो सपोज करें आप 5 ओम के लिए चले गए, मतलब 5 ओम ही पकड़ लेता हूँ, और 5 ओम के लिए चले गए तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे RT आपका कितना है 5 ओम इज इक्वल्स टू R0, ये तो निकालना है 1 प्लस एल्फ़ा, और T आपको दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर ये अल्फ़ा मिल जाता तो हम ये कर ले जाते। जब बोर्ड में आप होंगे तो बोर्ड में क्या करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ेंगे, आप साइड में चले जाएंगे और आप लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 और साथ में T2 माइनस T1, ये बोर्ड होगा। बोर्ड में आप इधर अल्फ़ा निकालेंगे बगल में पूरा दिखाते हुए, जो अल्फ़ा निकलेगा उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, मैं इस टाइम कैसे बचाऊंगा, ऐसे मुझे दिख रहा है मैंने लिया 5 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फ़ा T। अच्छा अल्फ़ा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, R1 T1 R2 T2 दे तो रहा है, तो मैं यहीं चालू हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना इस इन एग्ज़ाम्स में फॉर्मूले इंस्टेंट ब्रेन में हो बस, दैट मीन्स वी हैव प्रैक्टिस्ड एंड नथिंग एल्स। बोर्ड ये धीरे 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 खिसकता हुआ चलता है, इसमें यह कि आपको वेल प्रैक्टिस्ड हो, आपको एकदम याद आ जाए कितना लेना है, R2 माइनस R1 यानी कि 6 माइनस 5 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, ये है 50 डिग्री, ये हम ले रहे हैं 0 डिग्री पे, 50 और 0 पे नहीं, कौन सा लिया था, सॉरी वो 50 और 100 वाला लिया था ना, 6 और 5 वाला ना, और R1 लिया था 5, और ये T2 100 में से 50 गए आपके 50 हो गया अल्फ़ा, और डॉट T, तो T आपका कितना था, वो 50 डिग्री सेल्सियस था ही।
ख़त्म। आप देखें आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है लगभग। कैसे ख़त्म हो गया? अब मुझे बताएं ये लाइन सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? पहले ये देख लें। ज़्यादातर लोगों को मैंने कहा ये क्लियर हो जानी चाहिए, हाँ या ना? कि आपने भी सब ने यही होगा, लेकिन आपने पहले अल्फ़ा निकाले फिर रखा होगा। और मैंने क्या किया है? मैंने वही किया है। और मैं आधी कैलकुलेशंस 6 - 5 में लिख ही नहीं रहा। मैं 6 - 5 लिखते लिखते 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं उसको पहले ही कर लेता हूँ। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। दैट्स वाई आई एम सेविंग द टाइम एंड नथिंग। आप कर भी आप भी वही रहें। बाकी मैं क्या करूँगा? बाकी मेरा छोटा सा काम ही होगा, 50/50 हटा दो तो 5 = कितना हो जाएगा? R0, और इंटू ये कितना होगा? 1 + 1/5, 5 और 1 6/5 है ना? 25/6, 25/6 मतलब लगभग 4.1 के आसपास कुछ। बढ़िया, आपका आंसर 4 ओम बिल्कुल सभी का सही है। इसलिए मैंने कहा इन क्वेश्चन में आपको ये और दिखा दूंगा। पिछले क्वेश्चन से आप उनको सही सही निकालना सीख जाएं और यहाँ से थोड़ा सा जल्दी सीख जाएं, तो हम बता दें तो आप साल भर बढ़िया चलेंगे। चलें, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं क्या? ज़रा इसको देखें। 2018 ऑनलाइन का क्वेश्चन, जी मेंस का। थोड़ा छोटा कर दूँगा ना, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा जूम ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार जगह फंसाया उसने। तुम्हें पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27। हाँ बिल्कुल, ये मुझे ध्यान आ गया उसको पढ़ते हुए। तो कई बार क्या होता है, जी मेन से मान चलता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब पढ़ के आए हो। नहीं, तुम सोचते रहता रूम टेम्परेचर ही नहीं दिया, अब क्या करूं? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी मतलब सेकंड वाला ना? यस सर। ठीक है। और देखें ध्यान से, समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर याद आए, लास्ट टर्म में हम यही कर रहे थे, सेम क्वेश्चन था। और याद दिला देता हूँ क्या है। देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम दिया है, रूम टेम्परेचर इन्हें 27 दिया है। इसका कारण ये याद है, इसका क्या करना था? इससे मैंने कहा था सेकंड वाले रेजिस्टेंस निकल आएगा। अपन ने तो एक ऐसा भी किया था जिसमें R1 और R2 दोनों ऐसे ही निकालने थे, तो इसका भी इससे भी ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन था। तो ये दिख रहा है, ये ऐसे निकलेंगे। टेम्परेचर दिया है 500 डिग्री सेल्सियस मोर देन रूम टेम्परेचर। मोर देन का मतलब रूम 27 है, 500 मोर देन कितना होगा? 527। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलो एक बार वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। अल्फ़ा बराबर कितना होगा? डेफिनेटली R2 - R1 अपॉन R1। तुम ध्यान देखना ये फॉर्मूला, अब जब आप बोर्ड में है तो लिखिएगा, जी मेंस में हो तो इसको मन में दोहराइएगा। आपकी फैसिलिटी के लिए लिख दिया है मैंने। कितना हो जाएगा आप देखेंगे। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? R2 - R1। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। R2 ध्यान देखना ये रहा 220/2 V/I। अच्छा, एक मज़ेदार बात मालूम है, इसमें डिजिट्स एनसीईआरटी डिजिट ऐसी भयानक दी होंगी तुम बिना डिवाइड किए निकाल नहीं पाओगे। उसमें दी होती हैं 63.5। और इसमें ध्यान देखना, इसमें ऐसी दी होती हैं कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो इंस्टेंट निकल आएगा। सेकंड रेजिस्टेंस 220/2। अरे भैया 222 मतलब 110, और पुराना वाला कितना था? 100। तो कुल मिला के बचा 10। अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो इंस्टेंट आपको 10 मिल जाएगा, उसके ऊपर आप लिखना ही नहीं है। लेकिन चलो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लिखने के लिए नहीं है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। याद रखना, जो मैं लिख रहा हूँ ये काय के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ? बोर्ड एग्जामिनेशन के। और पिछला क्या था? 100, बाकी आपको वाले में 10 आना है सीधा सीधा। अपॉन R1 ये रहा आपका 100, और साथ में था आपका T2 - T1। T2 - T1 सीधा दिख रहा है 500 मोर देन रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर था, इससे 500 ज़्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 500। ख़त्म। देखो सवाल शुरू होने से पहले ही ख़त्म।
नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने ये तो डायरेक्ट निकाल लिया था 10, मैं ऐसे स्टेप पे जाता ही नहीं, मैं तो यहाँ आता ना सीधा, और बस इसको रखता 100, और कितना ज़्यादा है 500, देखो कितना आ रहा है 2 × 10⁻⁴ बढ़िया, क्योंकि 5 × 2 = 10 होते हैं। अब आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था, हाँ वही सेकंड ऑप्शन ही है जिसने ही बताया था, बिल्कुल सही बताया था, वेल डन। तो ऐसा कोई ख़तरनाक क्वेश्चन नहीं होते जी मेंस के, मैंने कहा ज़्यादा था, 2-4 एक्सेप्शन छोड़ दें, उनके लिए अपने पास नवंबर आएगा तब करेंगे। चलें, क्या ये क्लियर हो जाते हैं, हाँ ना, हो गए इस टाइप से सारे। आए बढ़िया, एक छोटी चीज़ और आज आपसे डिस्कस करेंगे, और ये रहेगी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब चर्चा करते हो तो अब यहाँ पर देखें, लास्ट टर्न से हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं, और जो हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस की। लास्ट टर्न पे हमने खींचा तानी मचाई थी, यानी लेंथ एरिया पे बात की थी, फिर टेम्परेचर पे भी बात कर ली थी। क्या आपको ऐसा ध्यान आता है, इसमें से किसी भी कंडक्टर के खुद के जो पैरामीटर है वो कौन है, लेंथ और एरिया। टेम्परेचर बाहर से आता है, इसलिए अगर ध्यान देखें किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, आप कह सकते हैं उसकी खुद की दो बातों पर डिपेंड करता है, एक लेंथ पर और एक आपका एरिया पर। ये आपको मालूम ही है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा आपके लिए R प्रोपोर्शनेट L/A, यानी आप कह सकते हैं R = ρL/A। ये तो पहली चीज़ बताऊँ, ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी, अपने आप दिख गई होगी कि यहाँ जो मैंने कांस्टेंट डाला है वो कांस्टेंट आपके लिए क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। कोई कहेगा रेजिस्टिविटी का ही फॉर्मूला बताओ, मैंने कहा तुमको वो भी बता देंगे, उसमें भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ρ कितना हो जाएगा, RA/L। अब ध्यान देखना, इससे मैं 3 चीज़ें निकालूंगा हमेशा की तरह। 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो मालूम है वो होगी यूनिट। यूनिट आपको मालूम है, रेजिस्टेंस ऐसे लिख दूँ ओम, कोई दिक्कत तो नहीं। एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और लेंथ यानी कि मीटर, यानी कुल मिला के आपकी यूनिट हो गई ओम मीटर। दूसरे नंबर पे आएगा डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए ज़रा रेजिस्टेंस की डायमेंशन चेक करो पीछे से, देखो कॉपी पलटो, रेजिस्टेंस की डायमेंशन लास्ट राउंड पे आपने लिखी होंगी। एक बार धीरे धीरे बताओ, ml² A-2। जो मैंने इसका इससे याद 2 चीज़ें, या तो याद होंगी, अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद है तो भी हमने कहा था एक तरीका है, V/I करके निकाल सकते हो, तो रफ में चले जाना, V/I करके निकाल लेना, ये सिंपल सी बात है। हाँ, अब एरिया जाओगे L², लेंथ जाओगे L, कुल मिला के 1 L और बढ़ना है, 1 L कैंसिल हो जाएगा, 1 L उसमें बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस में, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका mL3T-3 और A-2। मज़े से 2 चीज़ें निकाल दें, एक तो आप यही दिखा दें रेजिस्टिविटी में, इस पर एक सिंपल हेडिंग डाल देना, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पहले वो तो डाल दो। और मैं ये जो बोल गया था उसको भी बता दूँ, यहाँ बता दूँ, ये रो क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक, भाई यही मेरा ख्याल है, यही लिख दो, उसमें और क्या बताओगे, कुछ तो बताने लायक है ही नहीं। R प्रोपोर्शनेट L होता है, R प्रोपोर्शनेट 1/, होता है, कंबाइन कर देना, रो हमने दिखाई दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रफ में है ना, तो इतने से समझ में आ जाएगा। अब तुम कहोगे फेयर शीट में कॉपी में क्या जाएगा, पहले यहाँ तक दिखा दो फिर बताता हूँ 1 सेकंड में।
जो निकाल दिए सारे। जो आप करो फेयर शीट में क्या जाएगा, फेयर शीट में कुछ नहीं जाएगा, यही सिस्टमेटिक लिखा मिलेगा बस ऐसा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड दिस बस बोर्ड में भैया ऐसे लिखना, ध्यान रखना। दिस वेयर रो इज कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब हमने लैंग्वेज छोड़ दी, सीधा बता दिया है। इसलिए आपका यूनिट और डायमेंशन कहीं आगे आएंगी, ये रही यूनिट और डायमेंशन, सही है। बाकी जो एक चीज़ बच रही वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि आपको ध्यान रहे कि शीट में कुछ ऐसा खास नहीं लिखा। अब यूनिट डायमेंशन बाद मैंने कहा था हम 3 चीज़ें निकालेंगे, तीसरी चीज़ की बारी आ जाती है। तीसरी चीज़ जो आप निकालने जा रहे हो वो है आपके लिए डेफिनेशन। और डेफिनेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या वो दिख रहा है, रो इज़ इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ, अगर मैं मान के चलूँ इफ़ एल इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर एंड ए इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देखो, देन आपका रो इज़ इक्वल्स टू कितना आएगा, रो इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में भी बात करें, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में, देन हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। बाद में फिर कहूँगा तो फिर ऐसे कहूँगा, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। अभी सिंपल कहता हूँ, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, किसका, ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ, बेटर टू से 1 मीटर लेंथ के बजाय हम क्या कह देते हैं, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बताओ कहाँ दिक्कत है, दिखा दो 1 सेकंड में। एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। बढ़िया, सही कह रहे हैं, यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपकी बात बिल्कुल सही है युवराज सिंह जी। चलें इसको 1 मिनट इतना दिखा दें और आपका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ही करना है। पहले तो देख लो यहाँ तक लिख दिया क्या, और एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना है तो ये लिख दो, कहाँ गया, ये रहा, लो ये अच्छी इंग्लिश हो गई। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लिखना हो तो लिख दो, 30 सेकंड में लिख दोगे, आराम से लिख दो मज़े से, क्या दिक्कत है। और आग्रह फिर वही करूँगा, फेयर ज़रूर बनाते आना, नहीं लास्ट साल के एंड में बड़बड़ा जाओगे, क्योंकि जो तुम कॉपियाँ रद्दी वाली इस्तेमाल कर रहे हो जो खो जाती है बीच में है ना। कभी रेजिस्टेंस बना रहता है, करंट गायब हो जाती है, कभी करंट बनी रहती है, ओम पता नहीं कहाँ घूमने चले जाते हैं। इसलिए एक प्रॉपर कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा घर पे, बाकी उसके लिए कंटेंट मैंने पूरा कर दिया है। ठीक, जैसे ही लिख लें तो मुझे बताइएगा। कर दिया, ओके। चलें अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा आगे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसी रेजिस्टिविटी का एक छोटा सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन बहुत दिनों से लिए चले आ रहे हैं, रेजिस्टेंस एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। फिर अभी लिया था क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्कस कर रहे थे, तो ध्यान देखना रेजिस्टिविटी भी निकाली जा सकती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, आर ए अपॉन एल। तो एक छोटा सा काम कर दो, मेरे साथ ही लिखते जाओ, लिख दो एज रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। इसका मतलब ध्यान देखना, रो इज इक्वल्स टू आर की वही अच्छी वाली वैल्यू रख देता हूँ, अच्छी वाली से मतलब है डिटेल वैल्यू, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ इंटू ए बाई एल। तुम्हें एक चीज़ समझ में आई, इसमें से एरिया और लेंथ गायब हो जाएंगे। और फिर मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊंगा, कहाँ गए एरिया और लेंथ, ये एल ए और ये ए एल, ये दोनों ख़त्म। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो आएगा ये रो इज इक्वल्स टू आएगा केवल और केवल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, क्या आपने इतना निकाल दिया।
अब एक बात ध्यान से देखें, ये आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस जाएंगे बीच में अचानक। यहाँ ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था। रेजिस्टिविटी देख लो, लेंथ एरिया है ही नहीं, कभी कभी लेंथ डबल कर दी, एरिया आधा कर दिया। रेजिस्टिविटी का क्या होगा, कह देना कुछ नहीं होगा, वही रहेगी। हाँ, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। फिर डिपेंड किस पे करती है, तो जिस पे डिपेंड करती है उसमें से भी आप देखना है, जो 3-4 चीज़ें दिख रही हैं उनमें से भी m हो नहीं सकता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e हो नहीं सकता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैथमेटिकली ध्यान से देखना, यहाँ पर बचते हैं केवल 2 फैक्टर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा बचता है टेम्परेचर। इन दोनों के इफ़ेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं इसके अलावा आपको 3 इफ़ेक्ट और बताऊंगा जो एक्सेप्शनल है, ये जनरली आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभार कोई अच्छा क्वेश्चन फंस जाता है जो किसी को नहीं आता, तो हो सकता है कि वो आपको आ जाए, और हो सकता है इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये भी तो ज़रूरी है तुम्हें वो याद रहे। ये थोड़ा ना हमारे लिखाने से थोड़ा ना कुछ होगा। तो चलें एक काम कर देंगे, एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। सिंपल से एक टॉपिक पे जाइएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। ठीक, पहला तुम्हें मालूम ही है, नेचर ऑफ मटेरियल, वो तो पीछे ही दिखा रहा था। नेचर ऑफ मटेरियल में तुम सिर्फ इतना लिख दो, रो प्रोपोर्शनेट 1/n, बाकी यही तुम रेजिस्टेंस में लिखे ही बैठे हो, जैसी कोई बहुत महान समस्या है नहीं। दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका टेम्परेचर, तो सेकंड बता दीजिएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर में तुम्हारा ध्यान जा रहा है वही टाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो फिर वही कहानी लग जाएगी जो आप पहले पढ़ रहे थे, इसलिए इसमें कुछ खास नहीं बताना। टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ कॉलिजन, यह भी थोड़ी देर पहले आज भी क्वेश्चन कराते समय बता रहा था, रेट ऑफ कॉलिजन या कॉलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, बेचारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फिर ध्यान देखो, मज़ेदार बात, कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी के लिए आप एक काम करें, ये रिलेशन लिख दें, सिर्फ इतना, और फिर इस रिलेशन को ध्यान से देखना, तो तुम्हें एक और मज़ेदार बात समझ में आएगी कि हमें याद ही नहीं करना पड़ेगा। समझ आया क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वही रेजिस्टिविटी का है, वही T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी, वही पुराना अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। सिंपल। तो जो खास बातें उनकी चर्चा कर देता हूँ, ये तो वैसे ही दिख रहे होंगे। ये सबने लिख दिया बाल को, ये बताओ ज़रा, सभी का हो गया? हाँ ना, बताओ फुर्ती से। ठीक है, चलो मीटिंग एंड होगी तो 5-7 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करना हमेशा की तरह, है ना। चलो ये तो हमने कर दिया था। अब हम जाते हैं खास फैक्टर्स। खास फैक्टर में सबसे पहला बताइएगा इम्प्योरिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। आप बताएंगे इम्प्योरिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इम्प्योरिटी और स्ट्रेस से आने तो याद है, स्ट्रेस जो फोर्स अप्लाई करके, हिंदी में कह देता हूँ खींचा तानी करते थे, स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी के, इनके साथ याद रखिएगा, इनके साथ आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो कहीं हम जाएंगे तो सिंपल इतना ही लिख दो, इम्प्योरिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस में बस इतनी सी लाइन लिख दो, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ख़त्म, तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी तो वही रिपीट सेंटेंस है ग्रामर मिलाने के लिए। लिख दें रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ख़त्म, बात मिल गया। अब अगला डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इफेक्ट आप किसका डिस्कस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड आपकी रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, लेकिन 3-4 लोग ऐसे भी हैं एक्सेप्शन जिनकी पर असर नहीं पड़ता, वो होते हैं आयरन, निकेल और कोबाल्ट। और अगर आप थोड़ा सा याद करें तो जो हम आयरन, निकेल और कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, क्या आपको ध्यान है, ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं खुद में, यही वो मटेरियल होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, या जिन पर मैग्नेट बना सकते हो। तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स, लेकिन ऑल में सारे ऑल नहीं, एक्सेप्शन का था, याद रखना, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो ये क्लियर हो जाते हैं, लिख दो।
रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इंक्रीजेज। लिख दीजिएगा आराम से, रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इंक्रीजेज, और फिर लिखना एक्सेप्शन, ऑल मेटल्स इंक्रीजेज एक्सेप्शन आप किसको बताएंगे, वही आयरन निकल कोबाल्ट। और तीसरा बताऊंगा, ध्यान से देखना, लाइट। लाइट में आप याद रखिएगा, लाइट के साथ साथ लाइट एनर्जी से, जैसे हीट से, वैसे लाइट से आपकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और रेजिस्टिविटी जब कम होती है तो कुछ खास सब्सटेंस के नाम आते हैं, उनको आप याद रखेंगे। ठीक, तो लिख दो रेजिस्टिविटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, या सिंपल लिख सकते हो रेजिस्टिविटी ऑफ सेलेनियम कैडमियम सल्फाइड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख दो आराम से, सब्सटेंस याद रखना। इसमें कहा थोड़ा भैया याददाश्त भी रखनी पड़ती है, वह एक्सेप्शन है तो इन्हें याद ही रखना पड़ता है किसकी क्या होती है। इनमें आप वो नहीं बता सकते कोई मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक, सेलेनियम कैडमियम और सल्फाइड्स जो होते हैं मेटल्स के, ये क्या होंगे आपके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट होते हैं, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इज इट ओके? बढ़िया। ये रहा एक बहुत सिंपल सा ग्राफ, देखें ध्यान से, इसको मैं आपको बता देता हूँ, बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप CBSE बोर्ड में हैं तो इन ग्राफ्स को हम बता दें, तैयार कर लीजिएगा। दीज ग्राफ्स आर आस्क्ड इन योर पेपर इन 1 or 2 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्टली। शो द ग्राफिकल वेरिएशन या ड्रॉ ग्राफ फॉर शोइंग द। पहला मेटल्स, मेटल्स की याद दिलाता हूँ, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती थी, ये तो याद है ना। तो देख लो ध्यान से, मेटल्स के साथ क्या होगा, ये रहा आपका मेटल का टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्या तुम्हें याद है कि सेमी कंडक्टर्स के लिए हमने कहा था अल्फ़ा नेगेटिव होता है। एक्चुअली अल्फ़ा मैंने 3 चीज़ों के लिए नेगेटिव कहा था। कौन कौन सी 3 चीज़ों के लिए नेगेटिव कह रहे थे? इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइज्ड गैसेस और सेमीकंडक्टर। इसलिए इन तीनों का ग्राफ नियरली एक ही आएगा। कई बार खोपड़ी भी चलानी पड़ती हो सकता है, पिछले साल सेमीकंडक्टर आया था, इस बार उसने आयोनाइज्ड गैसेस पकड़ा नहीं, तुम बोले ये तो हमें पता ही नहीं था, ये सर ने बनवाया ही नहीं। तो इट इज़ ईजी टू से, सर ने ये नहीं बनवाया था, बट बनाना उससे कहीं ज़्यादा आसान है। फॉर सेमीकंडक्टर, आयोनाइज्ड गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स द अल्फा इज नेगेटिव। और ध्यान देखो, ये नहीं बता रहा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी ड्रॉप हो रही है, और ड्रॉप होने का मतलब आपको मालूम है कहाँ जा रही है, कम हो रही है। ठीक है, पीला कलर बेचारा दिखेगा कहाँ, नीला कलर अब तो दिखेगा। ऑनलाइन वालों की चिंता करनी पड़ती भाई। अब एक सुपर कंडक्टर, इसकी चर्चा हम लास्ट में अलग से करेंगे एक स्पेशल नोट के तहत। सुपर कंडक्टर किन्हें कहते हैं ध्यान देखना, आपने पढ़े गुड, एक तो बैड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके गुड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी थोड़ी कम होती है। फिर आते हैं बेस्ट कंडक्टर, रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। फिर एक आते हैं सुपर कंडक्टर। इस ग्राफ को उल्टा देखो, इस ग्राफ में ध्यान देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हो आपकी रेजिस्टिविटी दिख रही है, ये रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। और कम होते होते सबसे महान बात पे जाओ, कम होना तो एक नॉर्मल बात है, एक महान टेम्परेचर पे जाके क्या तुम्हें दिख रहा है कितनी हो जाती है? ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी 0 भी हो जाती है, नो रेजिस्टेंस, यहाँ गुड बेटर बेस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, इट इज सुपर कंडक्टर। इन पे हम अलग से एक डिस्कशन करेंगे, नोट आपके आएंगे, ये लास्ट में आते हैं। तो ये समझ में आता है सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। चलें बढ़िया, एक तो मैंने कहा ग्राफ बना लीजिएगा आराम से, ये भी आपको मैंने दिखा दिए, इनको आप ड्रॉ कर लेंगे। देन इसके बाद अब आप ले जाएंगे एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आता है, इसको ज़रूर लिखें। और ये बहुत छोटू सा काम है जो आधे से ज़्यादा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, ये एक बड़ी फ़ायदे वाली बात है।
एक सिंबल हेडिंग डालिएगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डाल दिया। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको ये मालूम है I इज इक्वल्स टू NaVe? सबको मालूम है। एक्चुअली हमने जो रेजिस्टेंस का डेरिवेशन किया था या ओम्स लॉ का प्रूव, वो इन्हीं दो इक्वेशन से किया था, एक से दूसरे में वैल्यू रख के, और वही आधा काम तो अभी मैं फिर वही करूँगा। एक काम कर दो, लिख दो एज I इज इक्वल्स टू NaVe। क्या आप दिखाएंगे एज I इज इक्वल्स टू NaVe? ये मैंने कहा आप सबको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस भी हम इस पर एक पूरे 10-12 लगा चुके हैं। एंड V इज इक्वल्स टू E टाउ अपॉन M, एंड V इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है E टाउ अपॉन M, ये हमें मालूम है। बस मैंने कहा कुछ मत करो, हैंस वैल्यू रख दो। आओ ज़रा वैल्यू रखते हुए देखो इधर क्या दिख रहा है। I इज इक्वल्स टू कितना है NEA, ये दिख रहा है NA और E, NE और A, ये रहे। और ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ये देखो ध्यान से, ये लिखा है V। लिख गया? कर दें अगली बार। I इज इक्वल्स टू NEA डॉट E टाउ अपॉन M। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई समस्या आएगी। आ गया? अब एक छोटा सा काम करो, देखो ध्यान से। अगर आप ओम्स लॉ प्रूव करने जा रहे होते तो I और V अलग अलग कर लेते और उनको V बराबर IR मिलाते। इसको हम लाएंगे करंट डेंसिटी में। और क्या आप दिख रहा है यहाँ पर I भी मौजूद है और ये A भी मौजूद है, तो जरा इस तरफ कर लो। इसीलिए एक लाइन बढ़ा के किया है ताकि बिल्कुल साफ समझ में आए। बाद में आप चाहें तो उसको शॉर्टकट मार दीजिएगा। अगली बार बता दीजिएगा I अपॉन A इज इक्वल्स टू, तो ध्यान देखो तुम्हें एक मान रिलेशन मिल जाएगा, J इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M। ये आपका पहली इक्वेशन सपोज कर लें, इसको कर लिया। एक तो रिलेशन अपने आप में ही है तो इसको तो याद रखिएगा। अब एक महान बात याद दिलाते हैं। अभी पीछे आप ये वो पढ़ रहे थे, क्या नाम कहलाती है, रेजिस्टिविटी, कहाँ चली गई? ये रही, देखो ध्यान से। क्या आपको ध्यान है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ ये रेजिस्टिविटी था। अगर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ रेजिस्टिविटी था तो ज़रा इस लाइन को दोबारा ध्यान से देखो, तुम्हें नज़र आएगा M अपॉन NE स्क्वायर, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी लिखी है, लेकिन एक दिक्कत है, वो उल्टा लिखी है। M अपॉन नहीं लिखा, उल्टा लिखा है। कोई बात नहीं, तो इसको हम एक काम करेंगे, अगली बार हमें आप बता देते हैं बट। यहाँ तक पहुँच गए थे 1 तक, इसके आगे बता दो बट M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज इक्वल्स टू रो। एक मिनट। Recording in progress. Recording stopped. बढ़िया। जो मैं कह रहा था, आप क्या चीज़ शो कर देंगे इसमें, हो गया ज़्यादातर जाएँ। बढ़िया। मैंने कहा था यहाँ आप दिखा दिएगा बट, ये जो मैं टिक कर रहा था यहाँ आप दिखा देंगे बट NE, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया। आप दिखा देंगे बट M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये इज इक्वल्स टू कितना है, ये अरे क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू हमारा होता है रेजिस्टिविटी। इसको हल्का सा बढ़ा दें, बट M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज इक्वल्स टू रो। जो मैंने यहाँ टिक किए थे कि ये आपका काय के इक्वल होंगे, ये होंगे। और सबसे मज़ेदार बात कैसे होंगे, तो ध्यान से देखो, उल्टा होंगे। और उल्टा होंगे तो जैसे ये करोगे तो सीधे तुम कहाँ आ जाओगे, तुम अगली बार आ जाओगे, हैंस J इज इक्वल्स टू
ई अपॉन रो कर दें लास्ट 10J इज इक्वल्स टू ई बाई रो। दिखने लगा ये ई है और बाकी ये पूरा क्या बन गया, रो में कन्वर्ट हो गया। दिखा दिएगा 10J इज इक्वल्स टू ई बाई रो। ये आपके लिए कहलाता है ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। दूसरा बता देता हूँ, इसको हम एज इट इज़ ये इस्तेमाल करते हैं। फिर एक अगली स्लाइड की एक चीज़ बताता हूँ, वैसे वो 10th में थी। आपने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस। उसका रीज़न है, रेजिस्टेंस मतलब सिंपल हिंदी अनुवाद रोकने वाला, तो भैया उसका उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल चलाने वाला, तो हो गया कंडक्टेंस। और ऐसी रेजिस्टिविटी का इनवर्स द रेसिप्रोकल दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ये ध्यान रहेगा। वैसे अगली बार अभी हम इसी के जस्ट बार डिफाइन कर देंगे। तो ये जो हमने ई अपॉन रो लिखा है, उसी के बजाय आप इसको सिंगल लाइन में क्या लिख सकते हैं, और जे इज इक्वल्स टू ई सिग्मा। तुम कहोगे सिग्मा क्या है, तो सिग्मा मैंने अभी कहा नहीं, जो रेजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल आपका क्या कहलाएगा, उसका रेसिप्रोकल आपके लिए कहलाएगा कंडक्टिविटी। थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखने में लगेगा। ये दे ठीक, तो दोनों फॉर्मेट दिखा दो ए और बी। जे इज इक्वल्स टू ई बाई रो और जे इज इक्वल्स टू ई सिग्मा। किसी ने कहा सिग्मा क्या है, तो मैं कह दूंगा सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। अब ये याद रहेगा जनरली। और इसी चीज़ को जो हम कह रहे थे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, इसलिए मैंने ऐड भी कर दिए हैं। कंडक्टेंस एक छोटी सी हेडिंग डाल दो, कंडक्टेंस एक लाइन की आधा नंबर की यार, ये एंटरटेनमेंट है। कंडक्टेंस में तुम क्या बताओगे, जो हम कह रहे थे कंडक्टेंस बस इतना बता दो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बस 3 शब्द बहुत हैं, ज़्यादा मत लिखना। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस खत्म। इसका मतलब कंडक्टेंस जी से लिखते हैं जनरली, कुछ बुक्स कभी कभार सी से भी लिख देती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेसिप्रोकल बोलें तो 1/r। क्या आपने इतना लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी जी इज इक्वल्स टू 1/r। कोई डाउट इसमें किसी को तो मुझे पूछो। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आता हूँ, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। अब मैं तुम्हें एक महान बात आता हूँ, पूरी दुनिया में यही एक ऐसी यूनिट है जो बिल्कुल सही शब्दों में जिसका रेसिप्रोकल होता है। देखो ओम इनवर्स दिख रहा है, ओम इनवर्स देखना MHO, इसका दूसरा नाम होता है MHO। यही एकमात्र ऐसी यूनिट है जो बिल्कुल उल्टा हो जाती है एकदम। समझ में आ गया, इसलिए याद भी रहेगी। यूनिट बताइएगा ओम इनवर्स या महो, या फिर यही कहलाती है साइमन। ठीक है, सिंबल में लिखोगे तो ओम इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मालूम है, तो इसको मत लिखने बैठ जाना है, तो वैसे ही बता दिया है। लोग वह भूल भाल जाते हैं उनके लिए, भैया ये साइन उसी का है ओम का। यूनिट बता दो ओम इनवर्स, महो या साइमन। और ऐसे ही दूसरा देखेगा, दूसरे कौन आएंगे आपके, दूसरे आपके आएंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी, उसी की जुड़वा बहन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एक एक शब्द लिखना है बस। कंडक्टिविटी में आपने क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ज़्यादा है तो बता देना सिग्मा बराबर 1/रो, यही अभी पीछे इस्तेमाल किया था हमने। कोई पूछेगा यूनिट, तो तुम्हें मालूम है रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम मीटर, तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। खत्म, दैट्स ऑल। ठीक, अब इस बेसिस पे हम बता दें, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक आध मैं बता देता हूँ, बाकी पर अगले टर्न पे हम इन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक सिंपल सा सवाल केवल एक आज करा देते हैं। ये आपका HC वर्मा से क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 198 से। ये आपसे कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, और फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा विद इन दिस चैप्टर। इफ़ यू डू वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स देन जस्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, जस्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली एंड दैट्स ऑल इन नथिंग एल्स। A wire of length 1 meter, radius 0.1 mm, has a resistance of 100 ohm। दिखता जा रहा है, और कह रहा है फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब भी नहीं समझ में आया, इससे सस्ता सवाल क्या होगा यार,
अगर आप पढ़ रहे हैं प्रॉपरली तो इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। रो इज इक्वल्स टू, आप मालूम है कितना होता है, RA/L। बस ये याद रखिएगा, R आपका कितना था 100 ओम। एरिया कहाँ से निकलेगा, एरिया निकलेगा रेडियस यानी कि πr² से। अब तो ये मालूम है, पाई की जगह मैं सीधा रख देता हूँ। बस जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैं फिर से टिक कर देता हूँ, क्योंकि 90% आप इसमें गलती करते हैं, और वो है mm। और mm मालूम है 10⁻³ होता है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर यानी कि 10⁻⁶। अरे उसका तो मैंने ये नहीं, कितना था 0.1 है ना। चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में लिख देते हैं। हो गया। और क्या होगा, अपॉन लेंथ। बढ़िया, इससे अच्छी लेंथ क्या मिलेगी यार। इंटू रह गया, डिवाइड का काम खत्म हो गया। निकल आएगा, आई होप सो। और जो भी निकलेगा उसमें जो सबसे खास बात है वो बताऊंगा, ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक, आंसर है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶। इट मे बी ऑफ कोर्स, क्योंकि डिजिट तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो पक्का है कि आंसर 3.14 में ही आना है। केवल 10 की पावर इधर की उधर घुमा फिरा के सेट कर दूँ। सही है, 0.1 का स्क्वायर इससे एडजस्ट हो जाएगा, तो यही तो बच रहा है, इतना बचेगा। बिल्कुल सही है मन सिंह आपका आंसर, 3.14 10⁻⁶, करेक्ट आंसर। तो बताओ, अब सभी लोगों को कहानियाँ समझ में आ जाती हैं, हाँ ना बताएं। ठीक है, तो संडे को आपका इस टॉपिक का आपका एक छोटू सा टेस्ट रहेगा, वही 10-20 क्वेश्चंस का। आग्रह ये करेंगे, तब तक अपने ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बैच कोड वैसे पड़ा है, दोबारा मैं भेज दूंगा, ज़रूरत है तो, जो नहीं हुए हो। और जिनका ना हो रहा हो ज्वाइन, मैंने कहा फिर से कॉल टू योगेश सर, ठीक है ना। और कोई फिर भी चीज़ बच जाए फिर लास्ट में मुझे बोलना, तब फिर मैं निपटूंगा, है ना। लास्ट में ब्रह्मास्त्र फिर हमें अप्लाई करते हैं, क्या हो गया भाई। ठीक, चलें नेक्स्ट टर्न पे संडे को आप इस टेस्ट को दे दें, उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन बचे भी कराएंगे, फिर लगभग हम एंड पे आ चुके हैं इस टॉपिक के मोटे तौर पे, है ना। और कोई क्वेरी हो किसी की तो बताएं।